एग्जाम्पल 5.9, ठीक है, NCERT। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दे दिया गया है, HE प्रोवाइड किया जा रहा है, वो है 0.26 गॉस। ठीक है, गॉस भी एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, कभी कभी ये वाला यूनिट भी यूज किया जाता है, वीक है काफी। ठीक है, एंड द डिप एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आई दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन, तो आपको बीई बताना है, बीई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो आपको पता है कि जो बीई होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बीई कॉस आई, ठीक है, बीई कॉस आई एंड बीई, बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉस आई, बी हमें फाइंड करना है, ओके, ये हमें पता करना है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है बीई कॉस आई, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कि हम लोग जेड कहते हैं। ठीक है, जेड ही कहा गया था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, चेक कर लो अब। हम लोगों ने उसको जेड कहा था। ठीक है, जेड और ई लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, तो जेड ई इज इक्वल टू बी ई साइन आई। ठीक है, तो ये आपके दो जो कंपोनेंट्स हैं वो निकल गए। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ एट दिस लोकेशन, आपको बीई फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन है, एच ई गिवन है, ठीक है, आई गिवन है, तो ये बी तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बीई इज इक्वल टू, ठीक है, होता है ऐसे कि मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है ऐसे, तो ये है अर्थ सरफेस है, ये क्या है, ये सरफेस है, तो ये इसके पैरेलल में जो फील्ड जा रहा होता है इसको हम कहते हैं एच, ये है बीई एच ई, और एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इसको हम लोग जेड ई कहते हैं, ये क्या है, सरफेस है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ सरफेस फ्लैट बनाया गया है क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़ा अर्थ इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो फील्ड जो है वो कहीं इधर की तरफ है, तो हमें पता है, और ये एंगल जो होता है वो आई, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, और एक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कि नॉर्थ ज्योग्राफिक और नॉर्थ मैग्नेटिक में क्या कितने का एंगल डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते थे। तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा लेते हैं और आपको मिल जाता है बी इज इक्वल टू एच ई अपॉन कॉस आई, ये 0.26 गॉस डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री, तो ये हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 0.5652 गॉस। ठीक है, इतना फील्ड आ जाएगा। तो आगे हम समझते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही रखा गया था कि कोई भी जो मटेरियल है वो मैग्नेट, उसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आती कहाँ से है। ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, मैग्नेटिक फील्ड नॉट ड्यू टू अ करेंट, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बात चल रही है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, या कैसा भी मैग्नेट है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे क्या कारण है, तो ये कारण 12th क्लास में कंप्लीटली क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में कह सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा समझ सकते हैं, कंप्लीटली अंडरस्टूड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। हमें मालूम है कि ये कोई आयरन पीस या अदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटाइजेशन करें। ये जो प्रॉपर्टी इस मटेरियल में आ गई है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ मैग्नेट जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, और कुछ बड़े ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, जैसे नियोडीमियम मैग्नेट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो मैग्नेटाइजेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में से निकल रहा है, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये एक लेमन डेफिनेशन है, अभी आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखो, अगर हम इस मटेरियल को समझना चाहते हैं कि आखिर इसे मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन अब बच जाता है कि इसको हम माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो आपको मालूम है चाहे कोई भी मटेरियल वो एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एटम्स के अंदर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है ये उतना सही डायग्राम नहीं है, क्योंकि अगर अगर मान लेते हैं कि एटम इस कमरे जितना बड़ा है, आप जिस कमरे में उस कमरे जितना बड़ा है एटम, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपके जो बॉल पॉइंट वाला जो पेन होता है उसके टिप से भी छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस बना दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियस और एटम, ठीक है। अगर एटम हाथी जितना बड़ा है तो न्यूक्लियस चींटी से भी छोटा है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मास, एक एटम का जो ज़्यादातर मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के वजह से होता है, ना कि पूरे एटम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि एटम के अंदर में जितना भी स्पेस है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। जैसे कि अगर हम सोलर सिस्टम को ले लें, ठीक है, तो बीच में सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में वो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। उसी तरीके से एटम के अंदर में ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी स्पेस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ बना रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, कैसा भी पाथ हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर इलिप्टिकल ही होगा, ओके। हाँ, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं देख रहे हैं, वो एक अलग ही सिस्टम है समझने का, जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर हम क्वांटम थ्योरी से थ्रू नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्लासिकल थ्योरी के थ्रू। क्यों? हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जैसे प्लैनेट्स मोशन करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड मूव करता है, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक चार्ज यानी कि मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज इज लाइक ए करेंट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्कुलर पाथ में, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो हम एक इधर की तरफ एक करंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उस करंट की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है, आप पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इस करंट की वजह से, यानी कि करंट है तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसका डायरेक्शन हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हम इसको राइट हैंड से इस वायर नहीं मतलब इस ट्रैक को कवर करें, ठीक है, अंगूठे के डायरेक्शन में, तो उंगली जो होती है वो हमारी ऐसे कर्ल हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे कर्ल कर रहा हूँ तो इसके अंदर से उंगली जा रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अगर हम होल्ड करते हैं अंगूठे के डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट हम इधर एज्यूम करेंगे और अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि एक सिंगल जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अंदर में प्रोटॉन्स जो हैं, ठीक है, उनके मोशन की वजह से भी कुछ होता है, ठीक है।
लेकिन हम लोग उसके बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जिसको कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वगैरह में उसका यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियस का भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हम सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट को समझेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास एक मान लेते हैं कि एक लूप ऑफ वायर है, ये एक वायर का लूप है, ठीक है, इसमें करंट आपने भेजा है ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, या तो आप इसको ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, आप इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ बताता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू आई इंटू एरिया ऑफ वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है आपको मालूम है पहले से, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होता है और अंदर की तरफ। कोई जरूरी नहीं कि ये लूप जो है वो सर्कुलर हो, किसी भी शेप में ये वायर ऐसे घूमे हुए हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्कुलर होगा या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होगा तभी ये फार्मूला वैलिड। दिस फार्मूला इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो फार्मूला वैलिड है। हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस करंट को निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसमें निकाल तो चुके ऑलरेडी हम लोग इसको, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं। यानी कि हर एटम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। और ये जो मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम है कि इसमें ये कोई मैग्नेट है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही बस एक फनी पिक्चर बना दे रहा हूँ आप, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये एटम्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एटम से मिलके बना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसमें ये जो एक एटम है उसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले की वजह से ये जो लूप है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि क्लियर हो सके, मैंने मिटा दिया, मुझे मिटाना भी नहीं चाहिए था। ये एक इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे नहीं लेते हैं, ओके, ऐसे लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट होगा इधर की तरफ, तो अगर हम लोग ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इधर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस लूप की वजह से, इस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा। अब मैं एक दूसरा लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करता हूँ, ठीक है। तो अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट कर, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इधर की तरफ होगा। इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। सो अगर जैसे कार्बन एटम ले लेते हैं, तो कार्बन एटम में आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये हीलियम को सिग्निफाई कर, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उन दोनों का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, M1 M2। आप एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देख रहे लेकिन ऐसे ही अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं। उसी तरीके से कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, तो उनका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम करेंगे तो ये रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एटम होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उन 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से 11 मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे और उसका एक नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। अभी आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रखते हैं, आपने सुना होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या, ऐसे ये होता है कि एक एटम जो होता है उसका सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं उसको, तो वो जो अलग अलग लूप्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो उनका स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रा में आपको लाइन की स्प्लिटिंग दिखाई देती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, तो इसको हम लोग जीमेन और स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो ये सब इफेक्ट्स हैं, अभी उतने डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। यानी कि आपको पता चल चुका है कि हर एटम का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है, या मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट उधर की तरफ है। रिजल्टेंट, मैं एक एटम के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, ठीक है। और ये कोई फिक्स नहीं, चेंज हो सकता है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। अगर आप एक मैग्नेट ले लें, ठीक है, या मैग्नेट, पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है चाइना में कुछ क्राफ्टमैन हुआ करते थे जो लोहे को किसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख करके उस पर उसको मारते थे, ठीक है, और इन दिस वे दे क्रिएट मैग्नेट्स, ठीक है। या फिर हम आज के डेट में क्या करते हैं, हम सोलिनॉइडल कॉइल के बीच में कोई आयरन रख देते हैं, ठीक है, और जब हम उसमें मैग्नेटिक करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है, वो मैग्नेट में बदलने लग जाता है। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं या बाहर से उस पर मारते हैं, ठीक है, जो क्राफ्टमैन क्या करते थे, देन द डायरेक्शन ऑफ दीज, ये जो डायरेक्शंस हैं अलग अलग एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स का, वो चेंज होता है। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में देंगे तो ये सब क्या होगा, ये सब घूम करके उधर के डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू करेगा, ठीक है। इनके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे रैंडमली नहीं रहेंगे, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देंगे। जैसे आपके पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, या एक इस कंपास जो मेरे पास था, मैं आपको दिखा दूं, ये एक कंपास है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, अभी मेरे पास है मैग्नेट, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, चलो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसके आसपास में कोई अगर आप मैग्नेट लाते हैं, जैसे बटन जैसे शेप में चिपक के हुए हैं, काफ़ी सारे मैग्नेट से चिपके हुए हैं, तो देखो यहाँ पर लाने से आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, देखो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये एक्चुअली यहाँ पे फ्री नहीं है ऐसे। तो एक्चुअली इस प्लेन में इसको हॉरिजॉन्टली रख के सारे एक्सपेरिमेंट करना होता है, तब ये काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देता है। देखो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी वाइट वाला पोर्शन जो है वो इधर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको उल्टा कर दूंगा रेड वाला आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कई तरह के मैग्नेट्स हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह के मैग्नेट्स भी हैं, ठीक है, कुछ और बड़े साइज के मैग्नेट्स भी पड़े हैं, ये कई तरह के मैग्नेट्स हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने दिए थे, कुछ मैंने कलेक्ट किया है, ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो एटम्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हर का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जब आप बाहर से फील्ड देते हैं, तो जैसे आपने देखा मैग्नेटिक कंपास अलाइन हो रहा था, वैसे ही ये एटम्स भी एक छोटे छोटे मैग्नेटिक कंपास की तरह आप मान सकते हो इनको, और वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये अलाइन होते हैं, ठीक है। और अगर आप उस फील्ड को यहां से हटा दें, ठीक है, यहां से अगर हम फील्ड हटा दें, तो कई बार ऐसा होता है कि ये अलाइनमेंट जो है इसमें जो चेंज हुआ था, अब वो पहले वाले अलाइनमेंट में नहीं जा पाता, इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर रह जाता है, ठीक है। वैसे तो रैंडम है, डिसऑर्डर है बिल्कुल, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं इस पे, तो वो इसमें एक तरह का ऑर्डर क्रिएट करता है। ये सारे जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंडिविजुअल ए, इसका बी, सबके मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली किसी सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस अलाइनमेंट की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के बाद भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बचती है, बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट जो ये प्रिजर्व कर लेता है, ठीक है, ये जो अलाइनमेंट इसमें प्रिजर्व हुआ है उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। और इसी को यूज कर लिया गया टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसको यूज करके हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। आपको मालूम है हार्ड डिस्क में जो होते हैं प्लेट्स घूमते रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड में होता है,
तो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं टू क्रिएट मेमोरी बिट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, और क्यों होता है? ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ दी सिस्टम ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इस मटेरियल का कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट m हो जाता है। ठीक है, इन इंडिविजुअल एटम को तो हम नहीं क्या देख सकते, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम है। अगर इस मटेरियल को हम ब्रेक कर दें या इसमें से एक यूनिट वॉल्यूम निकाल लें, ओके, इसमें से हम लोग यूनिट वॉल्यूम काट के निकाल लें, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइजेशन है, सॉरी कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ओके, अगर आपके पास एक मटेरियल है जो मैग्नेटाइज्ड है, ओके, उसमें से हम एक यूनिट वॉल्यूम उसका मटेरियल काट कर निकाल ले, तो उस यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में जितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। यानी मैग्नेटाइजेशन m इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये एक स्केलर है, ये वेक्टर है, सो इट इज ऑब्वियसली ए वेक्टर। तो ये एक डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, और इस पे आप चाहें तो यहाँ पर आप टोटल या नेट लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस होल ऑब्जेक्ट। तो ये है मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन। अब आप देखें कि इसका यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या यूनिट होता है, ठीक है, हम मैग्नेटिक मोमेंट की लिखते हैं, क्या होता है, n इंटू आई इंटू ए। सो ये एम्पियर इंटू, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होगा, और इसका करंट का एम्पियर होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है न्यूमरेटर में, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। सो ये आपको देता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन का जो एक कह सकते हैं कि एक 12th स्टैंडर्ड में हम देखें तो उसका ये डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कि मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, किसी मटेरियल में अपने, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं कि एक्चुअली वो उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो उसको मेजर कर सकते हैं आप, या तो उसको किसी मैग्नेटिक कंपास के पास रख करके देखें। ठीक है, अगर कंपास डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसमें कुछ पोल डिटेक्ट हो रहा है आपके मटेरियल में, यानी कि आपका जो मटेरियल पहले से ही मैग्नेटाइज्ड है, या फिर आप क्या हम ये कर सकते हैं कि हम लोग कोई ऐसा सेंसर डेवलप कर लें जिसमें कि जिसको उसके क्लोज लाने से वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता हो। ठीक है, इसको समझने के लिए आप फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। एक कॉइल ले लिया, ठीक है, एक कॉइल हम ले लेंगे और इस कॉइल को हम किसी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और आपके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल को तेजी से इसके अंदर से, यहाँ पर आप चाहें तो एक प्लास्टिक की ऐसे ट्यूब लगा सकते हैं, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर से उस मटेरियल को हम लोग अंदर से तेजी से भेजें। ठीक है, ऐसे करके हम लोग झटका दे दें ताकि वो उस ट्यूब के अंदर तेजी से होता हुआ बाहर जाए। अगर इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो इसमें ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन ऑलरेडी है कि नहीं है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आगे हम लोग कुछ चीज़ें, जो कुछ टर्म्स हैं उसको समझने वाले हैं, उसके लिए हम लोग सेटअप पहले एज्यूम करते हैं। सेटअप क्या है कि हम लोगों को एक सोलिनॉइडल कॉइल लेना है। ठीक है, ये सोलिनॉइडल कॉइल है और इसमें हम लोग एक पहले तो की कनेक्ट कर देते हैं, कुछ सेल्स कनेक्ट कर देते हैं टू सप्लाई सम करंट। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर अभी अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन, ये नॉर्थ साउथ में अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं।
स्विच ऑन करते ही इसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस करंट की वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर नॉर्थ या साउथ जो भी पोल बन रहा होगा वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर ये कॉइल ऐसे घूम रहा है तो मैं ऐसे करूंगा, उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो इधर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यानी कि फील्ड यहाँ से ऐसे निकलेगा और इधर से होकर के ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पे साउथ पोल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे से फील्ड ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, या जो भी होगा उसको हम लोग कुछ बी नॉट कह देते हैं, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट कह देते हैं, ठीक है। और बी नॉट आप निकाल सकते हैं, बी फॉर्मूला क्या होता है, एन बी इक्वल टू म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इंटू आई। बी इज इक्वल टू सोलिनॉइडल कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इनिशियली क्या है, म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, सेटअप में यहाँ पर हम एक कोई रॉड ला के रखेंगे। इस फील्ड को तो पहले मुझे मिटाना होगा, ओके। इसमें हम लोग एक रॉड ला के रख देते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे सिलेंड्रिकल कोई मटेरियल है जो इसमें ला करके ऐसे रख दिया गया है, ये कोई रॉड है, ठीक है। कोई मटेरियल जैसे लोहे का कोई रॉड है जो बीच में हमने इसमें यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे रख दिया है, ठीक है। अब आप तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने लोहे को रखा है, ऐसा कोई रॉड रख दिया है, ये मैग्नेट तो था नहीं, ठीक है, पहले से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना वीक होता है कि आपको नहीं लगता कि वो मैग्नेट है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ उसमें रहती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ताला है या घर में कोई दरवाजा है जिसमें कि कुछ कुंडी वगैरह लगी हुई, हैंडल वगैरह है, ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि वो मैग्नेट है, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। जब हम किसी सेंसिटिव डिवाइस से मेजर करते हैं तो पता चलता है कि नहीं उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। हाँ, वो इन मैग्नेट्स की तरह इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मटेरियल रखा है, अब क्या हुआ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन होगा और उसको हम एम कह देते हैं, ठीक है। या यूं कहें कि हम इसके अंदर में एक मैग्नेट ही रख दें, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है समझ में यहाँ पे तो हम एक मैग्नेट ही रख सकते हैं, यानी कि अब जो फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा। एक तो जो कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा ये खुद मैग्नेट है। इन दोनों के जो फील्ड्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर हम लोग इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे रखते हैं इस मैग्नेट का और इसका साउथ पोल, तब तो दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करके रखते हैं तो इसका फील्ड कॉइल की वजह से जो फील्ड है और इसकी वजह से जो फील्ड है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल फील्ड होगा उसको हम लोग अब बी कहेंगे। बी इज इक्वल टू बी नॉट जो पहले से फील्ड है, ठीक है, और प्लस बी एम। बी एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मटेरियल। एम मतलब जो आपका जो मैग्नेट है या जो भी मटेरियल है उसके लिए एम यूज किया गया है। तो बी नॉट इज द फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलिनॉइडल कॉइल और बी एम जो हो गया वो फील्ड इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो विदाउट एनी प्रूफ दिया जा रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि ये जो बी एम होता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उस फील्ड को हम बी एम से डिनोट कर रहे हैं, देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन मतलब उसमें कितना ज्यादा डायपोल्स का अलाइनमेंट हुआ है उस मटेरियल के अंदर में, ठीक है। दिस अलाइनमेंट विल डिटरमिन कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही सरप्राइजिंगली जो आप अभी तक यूज करते आ रहे थे उस कांस्टेंट, इसी को तो हम म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट इंटू एम कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो म्यू नॉट होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अभी विदाउट प्रूफ ये कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक है वो आपको समझा दिया मैंने कि जितना ज़्यादा अलाइनमेंट होगा डाइपोल्स का, उन एटॉमिक डाइपोल्स का, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बना पाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ म्यू नॉट कॉन्स्टेंट कहाँ से आया है, दिस इज विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, दिस इज फॉर हायर क्लासेस। तो हम लोग ये एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अभी देखो 3 इक्वेशन हो चुके हैं, 1 2 ये तीसरा, और एक हम लोग और इक्वेशन लिख चुके थे कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है इज इक्वल टू मैग्नेट एम नेट अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग 4 इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ये चीजें एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम चाहें तो इसकी वैल्यू bm की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जो कॉइल है उसका सिर्फ इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। हम लोग अगर बी नॉट सिर्फ पता करना चाहते हैं, ठीक है, कि कॉइल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस बी एम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कॉइल प्लस जो मटेरियल है दोनों का मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों को घटा देंगे। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर गए, वो मैं आपको बता दूं। देखो इस कॉइल में भी आप कोई करंट मत दें, ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मटेरियल ला के रख देते हैं, ठीक है। दिस मटेरियल्स, इसका कोई अपना मैग्नेटिक, इट कैरीज सम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको। तो अब ये कॉइल में करंट दे ना दे, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, पहले से ही इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस रीजन में। जब हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो अगर इसमें पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इस रॉड में, तो ड्यू टू दिस कॉइल ये मैग्नेटाइज हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पहले से ही मैग्नेटाइज है, ठीक है, तो यानी कि पहले से कुछ मैग्नेटाइजेशन है और कुछ जो है वो इस कॉइल के द्वारा अफेक्ट होकर मैग्नेटाइज हो गया है। यानी मैग्नेटाइजेशन कॉइल में रखने से पहले और रखने के बाद एम की जो वैल्यू है बदल रही है। पहले से जितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट था, अंदर रखने से वो वीक भी हो सकता है और अंदर रखने से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने ऐसे रखा है या उल्टा रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस बी एम अपॉन म्यू नॉट। ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमने म्यू नॉट से क्यों डिवाइड किया है? डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये देगा बी एम अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एम, ठीक है। और इस तरीके से m का एक लीनियर टर्म यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, सिर्फ m मिल जाएगा। तो ये इस पूरे टर्म को हम हटा करके और हम m यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे, इसको हटा देते हैं और m यूज करते हैं और बाकी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम मैं इसमें से यहाँ से मिटा लूँ, इक्वेशंस कई सारे मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम सबसे पहले इस टर्म को हम लिख देंगे, इस टर्म को लिख देते हैं m, ठीक है, बी एम अपॉन म्यू नॉट इज m।
माइनस, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बी बाई म्यू नॉट, और इस टर्म को एच कहा जाता है, ठीक है। बी नॉट क्या है? बी नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सोलिली बाई द सोलिनॉइडल कॉइल, ठीक है। जो फील्ड सोलिनॉइडल कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ उस फील्ड को हम क्या कह रहे थे? बी नॉट कह रहे थे, एंड बी इज द टोटल फील्ड। हम अगर सोलिनॉइडल कॉइल के फील्ड को अलग कर लें, ठीक है, तो उसको हम लोग बी नॉट कर रहे हैं, ठीक है। और बी नॉट को अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो बी नॉट इज मेजर्ड इन टेस्ला, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ला में नाप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिर्फ यूनिट का चेंज हो जाएगा, अगर बी नॉट बाई म्यू नॉट करेंगे तो एच मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। पुराने थोड़ा सा पहले के ज़माने में मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में नहीं मेजर किया जाता था। टेस्ला तो तब आया जब निकोला टेस्ला के नाम से, ठीक है, जब वो बहुत फेमस हो गए थे निकोला टेस्ला, ठीक है, यूगोस्लाविया के एक इंजीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने एसी करंट की डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने एसी करंट के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनका। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ला यूज़ करना शुरू किया था। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एच के टर्म्स में ही लिखा करते थे, ठीक है। तो एच एक्चुअली बी नॉट बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है। हम मतलब उल्टा जा रहे हैं, हिस्टोरिकल यूनिट यूज़ कर रहे हैं कहें तो। सो एच इज इक्वल टू, इसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। इसको बुक में आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्ड ही यूज़ किया गया है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ला अपॉन म्यू नॉट, मतलब जो भी टेस्ला में है उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो ये एक आपको फार्मूला मिल जाता है, एच इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम बी को, ठीक है, इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ही आपको मिलेगा। जो एक्चुअल फार्मूला वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। एक्चुअल फार्मूला यही है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। एक फार्मूला ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी ये कॉइल का फील्ड आप पुराना फार्मूला आप कह सकते हो कि ये 3-4 फार्मूले जो है यही बोर्ड पर हम जो लिखने वाले हैं सब इसी को रीअरेंज करके लिखा जाएगा और उससे तरह तरह की मीनिंग निकाली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस म्यू नॉट को, इसको एक तरफ ले जाते हैं और हम बी निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ठीक है। एच प्लस एम करके हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू नॉट बी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम हटा देते हैं। अब देखो, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो उसमें आपने एक चीज पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर में जो डाइपोल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रैंडमली अरेंज होते हैं। बट व्हेन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड ई, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड ई के प्रेजेंस में क्या होती है, डाइपोल्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल्स पे टॉर्क लगता है एंड दे ट्राई टू अलाइन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कोई मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अफेक्टेड होता है, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उतना ज़्यादा उनके अलाइनमेंट में चेंज नहीं आता, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे होता है ना कि कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स जब क्लास में इंटर करते हैं तो सारे बच्चे बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं एकदम, ठीक है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रखते हैं, जब बच्चे डरते हैं उनसे। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जब क्लास में आते हैं तभी बच्चे बात करते ही रहते हैं, ठीक, उनका रिस्पॉन्स जो रेट होता है थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो क्लास में कम हो पाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डाइपोल्स जो हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं, ठीक है। इस चीज़ को मटेरियल की प्रॉपर्टी को कहते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे वो क्लास की प्रॉपर्टी है या टीचर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम पोलराइजेशन वेक्टर P क्या डिफाइन करते थे, P इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल
मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते थे P इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर होता है तो यहाँ पर PE लिख सकते हैं या P कैपिटल E भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू काई E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या E छोड़ दो, यहाँ पर E लिखा ही गया तो दैट इज एनफ। सो पोलराइजेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इंटू E। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, कितना ज़्यादा उसके अंदर अलाइनमेंट होता है डायपोल्स का। तो ये जो कांस्टेंट था, ठीक है, ठीक इसी तरह की प्रॉपर्टी हम मैग्नेट्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई एक मटेरियल है, ये लोहे का टुकड़ा है, इट इज नॉट ए मैग्नेट, इसमें बिल्कुल ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो मान के चलते हैं। बाहर में क्या किया हमने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दिया। जूनियर क्लासेस में 7th या 6th की बुक में आपको एक एक्सपेरिमेंट होता था, उस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाता है। उसमें एक आपको क्या करना होता है, ऐसे नॉर्थ साउथ एक ऐसे ही बार मैग्नेट लेना होता है, और एक आपको छोटी पतली सुई जो होती है सिलाई वाली, ठीक है, जो हम धागे में पीछे लगा करके जो सिलते हैं वो वाला सुई, ठीक है, उस सुई को हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सुई रख दी गई नीडल, और इसको यहाँ पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं और ऐसे ला करके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 10 बार 20 बार 50 बार करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन हो जाती है, बिकॉज ये जो नीडल्स होते हैं, सुई जो होता है वो स्टील से बनाया जाता है, एंड स्टील जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो मैग्नेटिक, उसमें मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है और रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकता है। अगर आप नॉर्मल लोहे का टुकड़ा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, इसको हटाते ही वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टी आई थी इसमें चली जाएगी। लेकिन स्टील जो मटेरियल है वो ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अगर यहीं पर रख छोड़ दें तो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम डेज, ठीक है, कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो जब आप यहाँ पर रख देते हैं तो उसके अंदर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जो एटम्स हैं अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स हैं उस पर असर डालता है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और धीरे धीरे जो एटम्स हैं वो अलाइन हो करके एक सर्टेन डायरेक्शन में, पहले तो जब आप रखते हैं तुरंत अलाइन होता है, ठीक है, और उसके बाद जब आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो और बेटर तरीके से अलाइन होता है, स्लोली, तो इट टेक्स सम टाइम। लेकिन जब आप इसको ऐसे करते हैं, जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि हम कपड़े साफ करने के लिए क्या करते हैं, डिटर्जेंट में कपड़ों को डाल देते हैं, आप छोड़ दें 4-5 घंटे 6 घंटे तो जो डर्ट है उसमें से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एजिटेट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ एक्टिविटी की वजह से, एजिटेशन की वजह से वो जल्दी वो उससे सेपरेट होता है डर्ट। तो बिल्कुल इस तरह का कुछ आप एज्यूम कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं और इसको आप ऐसे घुमाते रहते हैं, देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज एक्टिंग ऑन द एटम्स प्रेजेंट इन द नीडल इज चेंजिंग, ठीक है। तो जब हम इसको घुमाते रहते हैं इट इज़ मोर इफेक्टिव कि इसको छोड़ दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और वो जब हम घुमाते हैं ऐसे कर करके तो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टर्न्स इट इज़ मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मटेरियल रख रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब इसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, ये तो बस प्रैक्टिकल बच्चों को समझाने के लिए था, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका फिजिक्स क्या है। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम बी लिखें या आप अपने पुराने यूनिट्स में या आपके लिए जो नया है इसको हम लोग एच लिख सकते हैं। एच इज़ वॉट, बी, एक्सटर्नल फील्ड को हम बी नॉट ही बोल के चलते हैं, ठीक है, बी नॉट बाई म्यू नॉट। आप उसको बी के टर्म्स में, टेस्ला के टर्म्स में लिख सकते हैं या एच के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो जब ये फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट इसमें प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटाइजेशन आया है, ठीक है। ये जो मैग्नेटाइजेशन एम है, जैसे पोलराइजेशन वर्ड हम यूज करते थे वैसे ही मैग्नेटाइजेशन वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि अंदर में जो मैग्नेट्स हैं, जो एटम्स वो किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पर, वहाँ पर डाइपोल का अलाइनमेंट होता था, यहाँ पर उन
इस टाइनी मैग्नेट्स का आप कह सकते हैं कि अलाइनमेंट होता है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड विच इज एच। आप चाहें तो बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बी नॉट, ठीक है, लेकिन अब हम लोग एच के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। आप बी के टर्म्स में लिखें या एच के टर्म्स में लिखें, बात है कि ये सिर्फ यूनिट्स का फर्क है, ठीक है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं जब हम, तुम्हें मिलता है क्या है, m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू काई, यहाँ पर काई m इंटू एम लिखते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता था वैसे ये क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि जो मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कितना ज़्यादा उससे अफेक्ट होता है, कितना ज़्यादा उसके अंदर में डाइपोल जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो टाइनी मैग्नेट जो अलाइनमेंट करके एक डायरेक्शन में अलाइन हो करके एक पोल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करवा रहे हैं, ठीक है। सो m इज इक्वल टू काई इंटू, सॉरी m नहीं, यहाँ पर h, काई इंटू एच, m तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बस हमने प्रोपोर्शनैलिटी होता है और मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, ठीक है। तो काई m इंटू एच कर दिया गया, ये बाई डेफिनेशन ही है। हम इस m को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और देखते हैं क्या मिलता है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस m की जगह काई m इंटू एच मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये वेक्टर्स नहीं है, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन दी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग्स, कि वो कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर ही हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में b होगा उसी डायरेक्शन में फाइनल h होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। सो हम h कॉमन करते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई m इंटू एच, ठीक है। तो ये हमें अभी एक फॉर्मूला मिल चुका है, ओके। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला मिटा दिया, नहीं मैं इसको भी रखता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काई m इंटू एच। मैं थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो ये B कौन सा फील्ड है, B जो है वो नेट फील्ड, इसमें इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ड्यू टू द सोलिनॉइडल कॉइल और एक है ड्यू टू द मैग्नेट, ठीक है, इसमें दोनों हिस्से हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पर एक और 1 प्लस काई एम आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले जो हम लिख रहे थे जो सिर्फ बी नॉट था, ठीक है, तो हम बी नॉट बाई म्यू नॉट को तो हम एच कह रहे थे, ठीक है, बाई डेफिनेशन में बी नॉट बाई म्यू नॉट को एच कहा था यहाँ पे। सो आप यहाँ से बी नॉट को क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू एच लिखते हैं, यानी कि व्हेन देयर इज नो मटेरियल इनसाइड द सोलिनॉइडल कॉइल, ठीक है, देन एच यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो हम टेस्ला में नापते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में सिर्फ यही रिलेशन है, यूनिट्स का फर्क है, ठीक है, यूनिट्स का फर्क है। जैसे किसी चीज को आप इंच में नापें, किसी चीज को सेंटीमीटर में नाप लें, ठीक है, तो कुछ वैसा ही फर्क उस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट की अपनी भी तो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, तो यूनिट्स बदल जाता है। सो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोलिनॉइडल कॉइल के अंदर में एक मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, एंड उस मटेरियल का फील्ड जो है वो टोटल फील्ड में, यानी कि बी नॉट जो है बी नॉट नहीं रहा, क्योंकि पहले कॉइल था सिर्फ, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, अब उसके अंदर में हमने कुछ मटेरियल भी डाल दिया, तो बी नॉट से क्या हो गया, बी नॉट से बन गया बी, यानी बी नॉट से बन गया फील्ड बी। एच तो वही रहेगा, जो फील्ड हम दे रहे हैं वो एच का एच ही रहेगा, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, चेंज हो गया ये चीज, बिकॉज वी आर चेंजिंग द मटेरियल,
पहले सोलिनॉइडल कॉइल के अंदर में क्या था, या तो एयर था या एम्प्टी स्पेस था, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज टेकन एज म्यू नॉट। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर एयर या एम्प्टी स्पेस का म्यू नॉट मान के चले हम, तो पहले हमने म्यू नॉट इंटू एच लिखा हुआ था, लेकिन अब हम इसमें कुछ मटेरियल जब डाल देते हैं तो म्यू नॉट नहीं रहेगा, बदल जाएगा, बी नॉट से बी बन गया तो म्यू नॉट से म्यू बन जाएगा और एच रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को और इस वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसमें टिक किया गया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये आपको देता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम ऑन कंपेरिजन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, ये मिल जाता है। अब इसके बाद हम इस पूरे टर्म को म्यू आर अगर कह दें, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू। आपको ये याद होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस क्या होता था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन ऑफ द मटेरियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप यूं कहते थे इसको कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर दैट मटेरियल, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपेयर कर लें तो यानी कि हमने क्या लिखा है, म्यू आर एक्चुअली क्या चीज है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज नथिंग बट 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी को ही कहा जाता है, ठीक है। और इसके मेजरमेंट से आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो रिलेटेड हैं, ठीक है। ये म्यू आर और म्यू नॉट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। म्यू नॉट तो स्पेस का कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी मटेरियल का चाहिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर करके निकल जाएगा। म्यू आर कहाँ से आएगा, 1 प्लस काई एम से आएगा। काई एम कहाँ से आएगा, उस रिलेशन से आएगा, मैग्नेटाइजेशन वाले रिलेशन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इक्वेशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि हमने मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस काई एम होती है, ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। क्यों डायमेंशन लेस, मैंने इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं दे गया मैं, तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि ये डायमेंशन लेस क्यों है। देखो मैंने लिखा था कि m मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काई m इंटू एच, ठीक है। अगर आप यहाँ पर m प्लस एच देख रहे हैं, आप दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों के जो यूनिट्स हैं सेम होंगे, m और h के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो काई m है, ठीक है, काई m इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि देखो आप h में काई m इंटू एच ऐड कर रहे हो, अगर इसका कुछ अपना डायमेंशन होगा या यूनिट होगा तो फिर वो इस क्वांटिटी, जो पूरी क्वांटिटी यहाँ लिखी गई, इसके यूनिट को चेंज कर देगा एंड दैट विल नॉट ऐड अप इन h, यानी कि h का जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होना चाहिए। सो काई m शुड बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। और अगर काई m डायमेंशनलेस है तो म्यू आर तो डायमेंशनलेस ऑब्वियसली होगा, बिकॉज म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो वैसे भी वो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की कुछ वैल्यूज हैं जो आपके बुक में पेज नंबर 199 पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। पेज नंबर 199 पे अलग अलग मटेरियल का काई का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। ये कोई याद नहीं करना, जस्ट आप देख सकते हैं कि बिस्मथ के लिए नेगेटिव में भी है, कॉपर के लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए भी नेगेटिव है। इसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम का जो वैल्यू है 2.3 × 10⁻⁻5 दिया गया है, ओके। और फिर
नीचे आते हैं तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू आप नीचे आ रहे हैं तो और घटती जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग कुछ मटेरियल्स का पॉजिटिव में होता है और कुछ मटेरियल्स का नेगेटिव में होता है ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट वाले जो टेबल उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखा गया है और राइट वाले में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है। तो सब्सटेंस कई तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल की कैसी है उसके नाम रखे गए हैं, ठीक है। कुछ को डायमैग्नेटिक कहा जाता है, कुछ को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, कुछ को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। जिन मैग्नेट्स की बात करते हैं डे टू डे लाइफ, जैसे मैंने आपको मैग्नेट दिखाया अभी, ठीक है, ये सब फेरोमैग्नेट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं दे आर फेरोमैग्नेट। पैरामैग्नेट वो हैं जो बहुत ही वीकली मैग्नेटिक होते हैं, आप उसको सेंस नहीं कर सकते, इतने वीक होते हैं, ठीक है, उनकी फील्ड। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जो अभी आप पहली बार करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग काई का कंपैरिजन देखें, काईएम का, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ काई, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है जैसा भी होता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। काईएम की वैल्यू नेगेटिव जब होती है उन सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक कहा जाता है। एंड व्हेन it is a positive number, when Chi-m is positive for a material then it can be a paramagnetic or a ferromagnetic, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। वो इस बात पे डिपेंड करता है, अगर ये बहुत ही मतलब हाईली कर सकते हैं कि बहुत ही वीकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो मटेरियल होता है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन। आपने कभी सोचा कि ऑक्सीजन का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है? हमने तो मैग्नेट जो होते हैं वो लोहा होता है, मैग्नेट बन सकता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है? तो हो सकती है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी वीक एंड सच एंड फॉर दैट इट इज कॉल्ड ए पैरामैग्नेट, ठीक है। पैरा मतलब जो कम, बहुत ही वीकली मैग्नेटिक हो, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं आप देख सकते हो 10 to the power -5 या 10 to the power -6 में आपको दिख रहा है, ठीक है। सो होता है काई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव तो होती है, बट इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, क्लोज टू 0, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम के लिए ले लें तो एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी दे रखी है बुक में? 2.3 × 10 to the power -5, ठीक है, काई की वैल्यू। तो ये लिखा जाएगा 0.000023। तो अब दिस नंबर इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। ऐसे बहुत छोटे नंबर्स को हम लोग एप्सिलॉन भी बोलते हैं। फिजिक्स में कई बार ऐसे छोटे नंबर्स को एप्सिलॉन कहते हैं। मैथ्स में कुछ लोग इसको डेल्टा एक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं या एच लिखते हैं, h टेंड्स टू 0 लिमिट्स वगैरह में यूज करते हैं। ऐसे बहुत छोटे नंबर्स को हम ऐसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो यानी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ काई, ठीक है, मटेरियल कैसा होगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करके देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ काई। तो हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, डाईमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक एंड देन फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में काई की जो वैल्यू होती है वो काफी लार्ज हो सकती है, बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बाद। अभी आप जान लें कि मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड देते हैं देन दैट फील्ड ट्राइज टू मैग्नेटाइज द मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के जो एटम के जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनको अलाइन करना शुरू कर देता है एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो अलाइन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कितना होगा या नहीं होगा ये उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट काई पे डिपेंड करता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो काई एम की जो वैल्यू, मैं काई ही लिख रहा हूँ, काई मतलब काई एम है यहाँ पे, ठीक है। दिस काई एम इज लेस देन 0, यानी कि क्या ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन कभी भी ये -1 से छोटा नहीं होगा, इट इज ए फ्रैक्शन, ऑब्वियसली इट इज ए
फ्रैक्शन, ठीक है। तो -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 पॉइंट -0 आप देख सकते हैं जो भी वैल्यू लिखा गया है टेबल नंबर 191 में, ये तो एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये करके देखा गया है, इसके पीछे आप लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाएं, आप एक्सपेरिमेंट्स पे जाना है हमें, ठीक है। हम लोग ये सारा जो सारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप काई की वैल्यू देखें फॉर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी आप देख सकते हैं 10 to the power -5, 10 to the power -6, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन है, लेस देन -1 और 0 के -1 एंड 0 के बीच में लाई करने वाले हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, काई की जो वैल्यू होती है, दिस काई इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो होता है, ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 0 से बड़ा होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं शो करता है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही रह पाता है, ठीक है। 10 to the power -5, 2.1 into 10 to the power -5 लिखा हुआ है। सो इट इज ए वेरी स्मॉल नंबर फॉर पैरामैग्नेटिक। एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक ये जो काई की वैल्यू होती है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इट कैन बी मच ग्रेटर देन 1। आपके बुक में पता नहीं क्या 1 से बड़ा लिखा, ओके। काई इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि जो 1 है इज मच ग्रेटर देन दिस एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे कि 2.1 into 10 to the power -5 से काफी बड़ा होता है 1, ठीक है। ये बातें लिख दी गई हैं। तो ये काई के बारे में। अब हम कुछ रिलेशंस चाहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे म्यू आर भी तो था, क्योंकि हम क्या लिख रहे थे कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम लिख रहे थे, ठीक है। तो हम म्यू आर का भी रिलेशन चाहते हैं कुछ इसी तरह का। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनमें सब में 1 ऐड कर देते हैं, ऐड 1 इन ऑल द 3, ठीक है। तो अगर आप -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा काई प्लस 1 मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे मिल जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा काई प्लस 1 एंड यहाँ पर मिल जाएगा एप्सिलॉन प्लस 1, ठीक है। इनइक्वालिटीज में जब हम ऐड करते हैं कोई क्वांटिटी बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी जैसे कि अगर x इज ग्रेटर देन y दिया गया, इफ यू ऐड a positive number to both sides, so x plus a will be greater than y plus a, ठीक है। इनइक्वालिटी इफेक्ट नहीं होती है। तो हमने 1 थ्रू आउट ऑल द इनइक्वालिटीज हमने ऐड कर दिए। यहाँ पर आप चाहें तो 2 लिख देंगे, 1 + 1 2 इज मच, इससे बड़ा हुआ काई, ठीक है। आप चाहें तो काई प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है काई प्लस 1 क्या चीज है, म्यू आर है। तो बेटर होगा कि काई प्लस 1 को म्यू आर ही लिख दें। सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 फॉर ए पैरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। म्यू आर की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से कम होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 से तो बड़ा होता है म्यू आर, लेकिन ये 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटा होता है, मतलब 1 से स्लाइटली बड़ा होता है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं 1 से स्लाइटली बड़ा होता है। और तीसरा वाले में तो आप इसको म्यू आर ही लिख देते हैं, दिस इज म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर इज, मैंने यहाँ पर म्यू आर लिखा है, हाँ, म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं। बुक में जो टेबल लिखे गए हैं इसमें आप चाहे तो इसको 1 भी छोड़ सकते हैं। जो चीज मान लेते हैं कि म्यू आर की वैल्यू है 10,000 है, ठीक है। तो 2 से बड़ा लिखें या 1 से बड़ा लिखें, डजेंट मैटर। जो चीज बहुत ही बड़ी है, ठीक है, जो 2 से बड़ा है वो 1 से तो बड़ा होगा ही ना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 ना लिख करके यहाँ पे 1 ही कर दिया है। तो इसको आप जस्ट स्किप आउट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो कैसे हम यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं इस टेबल में वो मैंने बता दिया। तो ये हो गया म्यू आर, ठीक है। अब आप चाहें तो म्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम म्यू के टर्म में कैसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ठीक है। तो अब हम इस इनइक्वालिटी में हम पूरे में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है।
तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, यहाँ पर म्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट हो जाएगा। अब हम इसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा, इसमें म्यू नॉट इंटू 1 होकर म्यू नॉट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू नॉट इज मच मच लेस देन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। अब आपको तो पता है कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या है, म्यू है, सो रिप्लेस दिस वैल्यू बाई म्यू, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। ऑब्वियसली म्यू इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो पॉजिटिव कांस्टेंट ही रहा है। आज अगर होता तो आपको मिलता नहीं, बायोट-सेवर्ट लॉ में कभी नेगेटिव थोड़ी मिल जाता है वैल्यू। सो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है, ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव, ऑब्वियसली इट इज ए पॉजिटिव। सो म्यू नॉट यहाँ पर लिखेंगे इज लेस देन म्यू, ठीक है, इज लेस देन म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, यानी म्यू नॉट और म्यू नॉट से 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहता है, या यूं कहें कि आप इस चीज को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू नॉट। अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दें, तो इसका क्या मतलब है कि म्यू जो है म्यू नॉट से बड़ा होता है, बट इट इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए पैरामैग्नेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट इज मच मच लेस देन म्यू आर, म्यू magnetic permeability of iron is much greater than the magnetic permeability of free space, ठीक है। इसका ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, इसके स्क्रू ड्राइवर है, ये यहाँ पर हम खोलने वाला ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे कुछ कील वगैरह यहाँ पे लगा के चिपकाएंगे, ठीक है, ये मेरे पास लोहे की कील लेकर है, और यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो इस पे नहीं चिपक रहा, यहाँ पे चिपक नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास एक मटेरियल है, यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है, इसमें ये जो है वो आयरन चिपक नहीं रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो ये जो मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं इसमें चिपका देता हूँ, ठीक है, इस लोहे में मैंने मैग्नेट सटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मैग्नेट में नहीं, इस लोहे में सटा के देखते हैं। देखो आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है, जो मैग्नेट नहीं था, अब इट इज एक्टिंग लाइक ए मैग्नेट, ठीक है, ये इसमें मैग्नेटाइजेशन आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस मैग्नेट को हटा लूंगा तो देखना कि ये रॉड जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा फिर से। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गई है, देख सकते हो आप, है ना, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रिटेन कर लेता है, एंड दिस इज, आप देख सकते हो कि ये गिर गया, ठीक है। तो इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आई थी ये लॉस भी हो जाती है। स्टिल इट इज ए मैग्नेट, देख सकते हो कि हल्का मैग्नेटाइज अभी भी है, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले नहीं कर रहा था, आपने देखा था कि ये रॉड पहले मैग्नेट नहीं था, लेकिन अब ये एक मैग्नेट बन गया है, ठीक है। तो ये खास बात आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वैसे ही मैं आपको समझा रहा था कि ये स्क्रू ड्राइवर है, ये कोई कील अट्रैक्ट नहीं कर पा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई मैग्नेट ऐसे लगा दें तो अब ये स्क्रू ड्राइवर का जो रॉड है, जो मैग्नेट नहीं है, इट विल बिकम ए मैग्नेट एंड इट विल अट्रैक्ट सम नेल्स, ठीक है, स्क्रू या नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप ये देख सकते हैं कि जो फेरो मैग्नेटिक मेटल, जैसे कि ये आयरन का जो टुकड़ा है, ठीक है, ये फेरो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैग्नेट को जब मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट रखने से यहाँ पर का एयर जो है वो मैग्नेट नहीं बन जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मैग्नेट को जब हम हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर की जो हवा है वो मैग्नेटाइज नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पर हवा में तो एक मटेरियल है, लेकिन दैट एयर जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह है वो मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा,
क्योंकि अगर आप देखें जो टेबल दिया गया इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज ए डाई मैग्नेट, सो वाई इट विल मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं, लोहा लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम मैग्नेट ला कर रखते हैं और यहाँ से हटा लेते हैं, देन दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। अगर मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, ये प्लास्टिक में सटाते हैं तो क्या प्लास्टिक मैग्नेटाइज होता है? नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप कॉपर ले लें और एल्यूमिनियम ले लें, उसमें ला करके ये मैग्नेट चिपका दें आप, ठीक है, तो क्या एल्यूमिनियम मैग्नेटाइज होगा या कॉपर मैग्नेटाइज होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज उनके म्यू की जो वैल्यू है इट इज वेरी वेरी लेस, या यूं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है उसका, ठीक है। सो उस पर मैग्नेट का कोई असर नहीं हो पाता। कितना ससेप्टिबल है यही तो बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो ये जो आयरन है उसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हाई होता है, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज करी है, ठीक। आप एनसीईआरटी बुक में जो टेबल बनाया गया है, ठीक है, ये टेबल कैसे लिखा गया वो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि डायमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होते लेकिन बट वेरी वेरी स्मॉल, एंड फॉर ए फेरोमैग्नेट इट इज मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है, नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज वेरी वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 1। और उसके बाद फिर आप जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 ऐड करते हैं या फिर म्यू नॉट मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट व्हाट इज रिटन इन द एनसीईआरटी पेज नंबर 192। यहाँ पर वो चीजें मैं हटा देता हूँ फिलहाल जो एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखे हुए हैं, ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने म्यू नॉट मल्टीप्लाई किया, ये हटा दिया, तो फाइनली आपका जो टेबल है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मटेरियल्स है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उन सब की प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, हम लोग उसको स्टडी करेंगे।